हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेट करंट का नेक्स्ट लेक्चर। तो पहले अल्टरनेट करंट के लास्ट 3 वीडियोस में जो हमने देखा था, तो डिफाइन किया था अल्टरनेट करंट को, एवरेज करंट को, आईआरएमएस करंट को। फिर उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में आपने क्या देखा था? प्योरली आर, प्योरली L and purely C, यानी प्योरली रेजिस्टेंस, प्योरली इंडक्टेंस एंड प्योरली कैपेसिटेंस। आज हम लोग देखेंगे R के साथ C, L के साथ R, C के साथ L, है ना, ये कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर RL, RC, CL। तो एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर को कंबाइन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट containing L and R in series, ठीक है ना। एसी सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस को अब हम लोग जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, तो ये आपका L है, ये आपका R है और ये आपका AC सप्लाई है, जिसको हम E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बोल रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भी अगर प्योरली R और प्योरली L हो, तो प्योरली R में जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अवेलेबल था, तो आप क्या बोल रहे थे कि VR एंड I सेम फेज में थे, सेम फेज में थे। जब हमने प्योरली L पढ़ा था, तो यानी VL एंड I, है ना, फेज डिफरेंस कितने का था? यहाँ पे फेज डिफरेंस जो था आपका, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू था π/2, जो हमने देख रखा है। और इसमें आप क्या बोले थे? VL क्या कर रहा है? लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो ये रही बात प्योरली L और प्योरली R के लिए। तो प्योरली R में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, यानी फेज डिफरेंस 0 होगा, और प्योरली L में करंट और वोल्टेज फेज डिफरेंस π/2 में होगा। दोनों अलग अलग फेज में होंगे और उसका फेज डिफरेंस π/2 होगा, और वोल्टेज लीड कर रहा होगा प्योरली इंडक्टेंस में, और रेजिस्टेंस क्या करंट क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। अब जब दोनों कंबाइन है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम। क्या बनाते हैं भाई? फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाते हैं? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम जब बनाओगे आप, तो ये हम बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? VR, यानी करंट के ही फेज में रहेगा। तो ये जो वेक्टर बता रहा है, ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा है। और VL, आप यहां पर क्या बोलेंगे? VL लीड्स I बाई π/2। तो यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे क्या समझना है कि आपका जो VL है, वोल्टेज इंडक्टेंस में जो वोल्टेज है, उसके पास जो वोल्टेज जा रहा है, वो करंट को लीड कर रहा है, और ये जो है करंट के ही फेज में है। तो इसका करंट, इसके पास जो करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा है, दोनों करंट में फेज डिफरेंस π/2 का है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि VR और VL क्या होगा? VR और VL क्या करेगा?
एक दूसरे के फेज डिफरेंस में होगा, और यहां पे हम इसको क्या बनाएंगे, VL। कैसे बनाएंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, VL। ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है π/2। ठीक है ना। तो एक वेक्टर VR को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेक्टर VL को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बताइए, जब भी दो वेक्टर इस तरीके से कंबाइन होंगे तो नेट वेक्टर कैसे आएगा, ये आएगा नेट वेक्टर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, E बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यानी जो नेट वोल्टेज आएगा, नेट EMF जो आएगा वो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। इस इक्वेशन को उठाते हैं, E इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखते हैं VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर अंडर रूट। रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, यानी रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा है, तो वहां पे हम करंट क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ लगाए, V इक्वल टू IR। और वही चीज इंडक्टेंस के पास लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या लगाएंगे भाई, V इज इक्वल टू I इंटू XL। हम इसको VR बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, VL बोल रहे हैं। तो हम इस VR और VL की वैल्यू को E की वैल्यू में रख देंगे, तो E विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, VR IR है तो VR को बोलोगे आप I स्क्वायर R स्क्वायर, प्लस VL को आप क्या बोलेंगे, I स्क्वायर XL का स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, I स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा और रूट के बाहर निकालूंगा, तो इट विल बी इक्वल टू I, और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका नेट EMF, यानी नेट वोल्टेज जिसको बोल सकते हैं आप। तो E इक्वल्स टू कैसे आ गया बच्चों, E इज इक्वल्स टू I इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और अगर आप इसको ओम्स लॉ से, है ना, ओम्स लॉ से कंपेयर करोगे तो ये देखोगे, ये क्या है, ये है आपका वोल्टेज, क्या है, ये है आपका वोल्टेज, ये क्या है, ये है करंट। और इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस तो R होता है और रेजिस्टेंस के साथ XL जुड़ा है, तो रेजिस्टेंस के जैसा है, इसको हम हिंड्रेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसी वैल्यू को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, है ना, ये जो रेजिस्टेंस के जैसा है, हिंड्रेंस जो अपोजिशन पैदा कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, Z। एंड Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, है ना। इस Z को रेजिस्टेंस के जैसा जो निकल के आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे भाई, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और XL की वैल्यू आपको पता है, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। XL इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ओमेगा इंटू L। तो आप इस Z की वैल्यू को फर्दर कैसे लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना। देख लीजिए फिर से, इसमें VR और VL एक दूसरे को लीड और लैग करेगा, VR लैग कर रहा होगा और VL लीड कर रहा होगा। ठीक है ना। VR, चूंकि VR जो है करंट के फेज में है और VL जो है करंट से लीड कर रहा है π/2, इसीलिए आप बोलोगे कि VR लैग कर रहा है और VL क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये, इसको अगर दो वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर आएगा वो अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, जिसको हम नेट EMF बोल रहे हैं। तो नेट EMF की वैल्यू यहां से ये आ गई। ठीक, और यहां से इसको सॉल्व करने के बाद I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, यहां पे देखो I स्क्वायर कॉमन है, हमने रूट के बाहर निकाल लिया, तो ये क्या रह गया, I। और ये जो आ गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, इसको हम रेजिस्टेंस के जैसा बोल रहे हैं। और उस रेजिस्टेंस के जैसी जो चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है ना। इम्पीडेंस ऑफ AC सर्किट इन विच इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये रहा आपका LR
सर्किट के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फिर से, इसी में क्या है आपका, इस एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल है, तो नेट ईएमएफ जो आ रहा है, नेट वोल्टेज जो आ रहा है, वो रेजिस्टेंस वाले वी आर के साथ कितना एंगल बना रहा है। सपोज इसको बोल दिया थीटा, ठीक है ना, थीटा बोलेंगे। अब मैं यहां से अगर टेन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, तो टेन थीटा क्या आएगा भाई, तो आप बोलोगे टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। ठीक है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी एल को आप बोल रहे हो आई एक्स एल अपॉन वी आर को बोल रहे हो आई इंटू आर। तो दोनों में करंट सेम लेंगे। क्यों करंट सेम लेंगे, कि दोनों सीरीज में है। ठीक है ना, तो यहां से आप क्या देखेंगे कि आई और आई क्या देखेंगे, आई और आई कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स एल की वैल्यू आप क्या बोल रहे हैं, ओमेगा एल, और आर की वैल्यू तो आर है ही, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू ओमेगा एल अपॉन आर। तो थीटा कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। क्या लिखेंगे हम थीटा को, ओमेगा एल टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। यानी जो नेट ईएमएफ आ रहा है, इसके साथ वी आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल की वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। चलिए अब आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है ना, तो अगला क्या लिखोगे आप, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज इन एसी सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को एसी के सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो ये आपका कैपेसिटर हो गया, और यहां से हम किसको जोड़ लेंगे, रेजिस्टेंस को, इसका सी, और इसको क्या बोलेंगे आर, और जो सोर्स दे रहे हैं वो सोर्स कौन सा दे रहे हैं, ऑल्टरनेट करंट का सोर्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसा सर्किट जिसमें आर है और सी है। ठीक, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे हम लोग कि वी आर यानी रेजिस्टेंस जो है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बोल रहे हैं, सी। और दोनों भाई साहब के पास जो करंट जा रहा है वो करंट कैसा है, सेम, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में कंबाइंड है, तो करंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। अब आप बोलोगे ये जो वी आर है इस करंट के साथ सेम फेज में है, और ये वाला जो वीसी है इस करंट के साथ फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का बना रहा है, और यहाँ पे वीसी लैग कर रहा होता है और आई क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। तो अगर मैं इसके फेजर डायग्राम को बनाऊं, ठीक है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मैं इसको वी आर बोल रहा हूं, तो करंट के ही फेज में रहेगा, और वीसी करंट को क्या करेगा, लैग करेगा। यहाँ पे करंट लीड कर रहा होगा, है ना, यहाँ पे कौन लीड करेगा भाई, करंट लीड करेगा। ठीक, तो कैसे बनेगा इसका, ये आ जाएगा आपका वीसी। ठीक, वीएल जब एल होता है तो वीएल लीड कर रहा होता है, लीड्स आई, और वीसी लैग्स आई। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे वीसी जो है वो क्या कर रहा है भाई, लैग कर रहा है करंट को। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, पाई बाई 2, और इन दोनों का जो नेट वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से। तो नेट ईएमएफ वी आर और वीसी का जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां से क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू वी आर की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और वीसी की जगह क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। दोनों में करंट कैसा लेंगे हम, तो दोनों में करंट सेम लेंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या करें,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, E इज इक्वल टू आई मैं कॉमन ले रहा हूं तो इस तरीके से आ जाएगा आई इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है ना। और आप जब यहां से कंपेयर करोगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी ये वाला चीज वोल्टेज के जैसा है, ये वाला चीज तो करंट है ही, और ये जो चीज लिखी है किसकी तरह है, रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कैसे आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो नेट रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी का ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका नेट इम्पीडेंस ऑफ अ प्योर सर्किट ऑफ अ एसी सर्किट इन विच कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट वेक्टर जो आया था उसका उसके बीच में और वी आर के बीच में एंगल क्या मान लिए, फाई मान लिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टेन फाई नहीं टेन थीटा बोल दिए, तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा आप यहां से बोलोगे वी सी अपॉन वी आर, और वी सी किसके इक्वल है भाई, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, आई एक्स सी अपॉन इसको बोलेंगे आई आर, तो आई से आई कट जाएगा, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पे क्या लगा है एक साथ में आर, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ये वैल्यू आ जाएगी थीटा की, यानी जो नेट ईएमएफ जो एंगल बना रहा है वी आर के साथ, थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। चलिए तो ये रहा आपका ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिख रहा हूं, व्हाट इज द what is the inductive reactance, what is the inductive reactance of a coil if the current through it is 20 milliampere, is 20 milliampere and voltage across it is 100 volt, ठीक है। what is the inductive reactance of a coil, of coil, चलिए बच्चों क्या दे रखा है, what is the inductive reactance of a coil if the current through it is 20 milliampere and voltage across it is 100 volt। तो आप सीधा सीधा देखोगे क्या लगाओगे, VL is equal to I into एक्सएल, सिंपल, VL कितना दे रखा है आपको 100 वोल्ट, आई आपको 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू में क्या लगा देंगे एक्सएल, तो यहां से क्या आ जाएगी एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 20 और यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है ना। ये 5 टाइम्स कट गया, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 पावर 3, एक्सएल विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 3, ठीक। हाँ चलिए, हाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 10 की पावर 3 यानी 5 किलो ओम भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों होगा, है ना। तो क्या बोलोगे आप, इंडक्टर कॉमा रेजिस्टर एंड कैपेसिटर in series in AC सर्किट, ठीक है ना। तो इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है, ठीक है ना। इसका हम लोग पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सर्किट डायग्राम, देखिए तो सीरीज में इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, एसी है,
तो इस AC सोर्स का जो वोल्टेज है हम उसको क्या मान ले रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, यहां से करंट आया, इस करंट को आप क्या बोलोगे, आई करंट। वही करंट इसमें भी जाएगा और वही करंट इसमें भी जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एल, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, आर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सी। ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। किसकी मदद से बनाएंगे, फेजर डायग्राम। तो यहां पे देखिए फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, वी आर। क्या बोल रहे हैं, वी आर। और अभी अभी आपने बनाया वाई एक्सिस पे 90 डिग्री से लीड कर रहा है, इसको हम एल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वी सी। तो यानी यहाँ पे तीन तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वी आर जो कि करंट के फेज में होगा, वी एल जो कि करंट को लीड करेगा पाई बाई 2 से, और वी सी जो करंट को लैग करेगा पाई बाई 2 से। तो हमने इकट्ठे तीनों को फेजर डायग्राम पे यहाँ पे दिखा दिया। अब बताइए इन तीनों वेक्टर का नेट कितना आएगा। तो आप देखोगे वी एल और वी सी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, ध्यान से देखिएगा कि वी एल वेक्टर ज्यादा है, तो इन दोनों का नेट किधर आएगा भाई, इन दोनों का नेट ऐसे आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एल माइनस वी सी। तो अब आपके पास ये दो वेक्टर सॉल्व करने के लिए वी एल माइनस वी सी और वी आर। तो इन दोनों का नेट कैसा आएगा, इन दोनों का नेट ऐसा आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या अगले स्लाइड में इसमें देखते हैं, वी आर इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, आई आर, वी एल क्या लिखते हो, आई एक्स एल, और वी सी क्या लिखते हैं हम लोग, आई एक्स सी। ठीक, तो यहां से कंपेयर करके वी एल वी आर की वैल्यू, वी एल की वैल्यू और वी सी की वैल्यू वहां हम लोग रखने जा रहे हैं। ठीक, तो फिर से देखेंगे E बराबर क्या लिखा है, E बराबर अंडर रूट ऑफ, देखिए यहां से आर स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, E बराबर अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, इसका स्क्वायर लिख रहा है। ठीक, तो अब यहां से आप वी आर को क्या रखोगे, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, वी एल क्या आएगा, तो आप बोलोगे आई आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ई बराबर क्या आ जाएगा भाई, ई बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, रूट के अंदर से आई को निकाल दिया, और ऐसा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको फिर से ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी ये जो है वोल्टेज है, ये जो है करंट है, और ये जो बची हुई चीज है ये रेजिस्टेंस के जैसा है, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इम्पीडेंस यानी Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब यहां से आप एक्सएल और एक्ससी के वैल्यू को, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू को आप रख सकते हो। तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर, एक्सएल को आपने रख दिया ओमेगा एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ या इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए अब हम इसके फेजर डायग्राम को वापस से देखते हैं।
तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं फेजर डायग्राम, तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज आ रहा है वो वी आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा। अब मुझे बताइए यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। इसी को मैं यहां पे लाकर लिखता हूं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल की वैल्यू किसके इक्वल है, आप बोलेंगे आई एक्स एल माइनस वी सी की वैल्यू आई एक्स सी अपॉन वी आर की वैल्यू किसके इक्वल लिखोगे आप, आई आर। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है ना। तो ये तो तब बोला जब एक्स एल की वैल्यू यानी वी एल की वैल्यू वी सी से ज्यादा है ना। हम ये क्या मान के चल रहे थे कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, और अगर वी सी इज ग्रेटर देन वी एल होगा तो यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स एल आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया टेन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यानी नेट ईएमएफ जो आ रहा है वो आर वाले के साथ वी आर के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है रेजोनेंस सर्किट। क्या होता है रेजोनेंस, तो मैं वापस से आपको इस वाले डायग्राम पे जाता हूं। ठीक है ना। यहां पे देखिए फेजर डायग्राम। रेजोनेंस क्या होता है बेसिकली कि अगर VL और VC की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप देखोगे ये जो आएगा इसकी वजह से जो नेट आ रहा था VL माइनस VC ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस हो गया है। क्या हो गया है, रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या कंडीशन लिखेंगे, VL इज इक्वल टू VC। तो VL को आप क्या लिख रहा है, IXL इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे IXC, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो XL विल बी इक्वल टू XC, है ना। तो ये कंडीशन किसके लिए है, जब सर्किट कहां पे होगा, रेजोनेंस में होगा। ठीक है। ठीक, अब यहां से क्या बोलेंगे, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा एल विल बी इक्वल टू ओमेगा सी। तो अब आप यहां से देखोगे ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, इंटू में एल है, और 1 अपॉन क्या बोलेंगे, 2 पाई एफ, इंटू में क्या बोलेंगे, सी। तो अगर मैं यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी बोलेंगे। तो यहां से अगर मैं एफ को ऐसे ले जाता हूं, एफ विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी, और यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बोलेंगे, एफ किसके इक्वल आएगा, एफ विल बी इक्वल टू रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। यानी रेजोनेंस होने के लिए एसी का फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये कंडीशन आ जाता है आपका रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना। क्या वैल्यू आती है भाई, 2 पाई 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसी को हम एफ आर बोलते हैं ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इस्तेमाल आता है, इसका बार बार यूज आता है। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद जो एक टॉपिक है, इसके बाद जो चीजों को देखते हैं, तो हम लिखते हैं वेरिएशन ऑफ जेड। क्या लिखते हैं, वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ, यानी जेड यानी नेट रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसे होता है जेड का वेरिएशन एफ के साथ, तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किससे कम है, 3 कंडीशन लिखते हैं, एफ इज लेस देन एफ आर, एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, एंड एफ इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है। एफ इज लेस देन एफ आर, एफ इज लेस देन एफ आर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स एल इज लेस देन एक्स सी, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है ना। मैं वापस से यहीं जा रहा हूं आपके पास,
इस स्लाइड पे जहां पे हमने फेजर डायग्राम बनाया था। तो यानी ये वैल्यू क्या है VL और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है VR। तो VL VR और VC में, VL और VC में कौन लीड करेगा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग, अगर दोनों वैल्यू VL और VC ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हो गया, ठीक है ना। और अगर ऐसा है, कैसा है कि इफ XL की वैल्यू यानी VL की वैल्यू, XL की वैल्यू क्या बोले, XC के वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब की वैल्यू XC के बराबर है, जैसा हमने देखा है, इसका मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी पे है, AC सर्किट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। और XL की वैल्यू अगर XC से ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, FR से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने देखा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू।